नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 16 अगस्त 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कुछ पेंडिंग न्यूज़ है जो मैं कवर कर रहा हूँ एज एन 16 अगस्त का। आपको पता होगा कि मैंने 16 अगस्त का न्यूज़ कवर नहीं किया था, तो उसी को कवर कर रहा हूँ आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखिए, जो इंडिपेंडेंस डे का जो स्पीच था, इस बार पीएम मोदी ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हाईलाइट किया है। एक तो डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, दीज आर द की स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिया, उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोला कि इंडिया टू बिकम द टॉप थ्री अमंग्स द टॉप थ्री इकनॉमीज फ्रॉम टॉप फाइव इकनॉमीज। टॉप थ्री इकनॉमीज यूएस, चाइना एंड देन उनका कहना है कि इंडिया आ जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट 5 years द गोल्डन मोमेंट्स टू बिकम टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। देखिए, ये सब जो कोटेशंस है ना, ये आप अपने एसेस वगैरह में लिख सकते हो। मतलब ऑफ कोर्स ये, क्योंकि ऐसा चीज़ है कि आप इसे कोट भी नहीं कर सकते अपने जीएस के पेपर्स में, बट आप एसेस वगैरह में लिख सकते हो कि हाँ, दिस आर दी टारगेट्स ऑफ इंडिया, और या कोई कंक्लूजन लाइन में भी लिख सकते हो ऐसा। बट आप इसे एज अ फैक्ट कहीं कोट नहीं कर सकते हो, राइट, कि हम जो है 2047 तक एकदम डेवलप नेशन बन ही जाएंगे, ऐसा करके कुछ कोट नहीं कर सकते हो। बट हाँ, एसेज वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हो। फोकस ऑन यूथ एंड वुमेन लेड डेवलपमेंट। स्टार्टअप वर्ल्ड की इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो इंडिया इज अमंग्स द टॉप थ्री। ठीक है। लगभग 135 मिलियन, ठीक है, 135 मिलियन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, दैट इज 13.5 करोड़ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। इन्फ्लेशन के बारे में कुछ उन्होंने बोला है कि भाई इन्फ्लेशन पे थोड़ा थोड़ा ग्रिप आ रहा है। और स्कीम्स के बारे में बोला है, एक स्कीम विश्वकर्मा योजना जिस पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया है, दैट इज़ बेसिकली फॉर क्राफ्ट्समैन, पर्टिकुलरली द ओबीसी कम्युनिटी। इस पे क्या होगा, इंटरेस्ट एंड लोन रिलीफ स्कीम फॉर फैमिलीज लिविंग इन रेंटेड हाउसेस एंड स्लम्स। ठीक है, तो उनको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट और लोन रिलीफ दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दिया जाएगा, दोनों में डिफरेंस है। फिर उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन है उनको बोला गया है कि भाई स्किल करेंगे ड्रोन्स वगैरह में, और इनको जो है 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लगभग जो सेल्फ हेल्प वर्कर्स है उनको लखपति बनाएंगे, ऐसा करके उन्होंने ये चीज़ बोला है। फिर उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई 7 times in per capita income is targeted to increase by 2047 for India to become a developed nation। ठीक है। यंग पॉपुलेशन, जो कि मैं हमेशा एक चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है हमारे, उनका एक विजन जो यंग पॉपुलेशन के लिए वो हमेशा से काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, उन्होंने ये जो पॉपुलेशन करके हम हमेशा एक एज अ बर्डन बोलते थे, उन्होंने ये एज अ अपॉर्चुनिटी इस चीज़ को प्रूव तो किया है पूरे वर्ल्ड में। फिर एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे कंज्यूमर सेंटिमेंट ब्रेक्स फ्री ऑफ स्लो डाउन। देखिए, न्यूज़ क्या है बेसिकली कि जो इंडिपेंडेंस डे का जो वीकेंड था पूरा, उसमें कंज्यूमर्स ने काफ़ी अच्छा एक सेंटीमेंट दिखाया है मार्केट में। उन्होंने ये चीज़ किया है कि भाई फुटफॉल जो मॉल्स में 15 to 20% इंक्रीज़ हुए, सेल्स जो है 25% इंक्रीज़ हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का, और 25 to 30% इंक्रीज़ हुआ ग्रोसरी वगैरह का। इलेक्ट्रॉनिक का बिलिंग वैल्यू जो है वो 5 to 7% इंक्रीज़ हुआ है, एंड वॉल्यूम भी ग्रो हुआ है इन सब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का। फिर उसके बाद कंज्यूमर दीज कंपनीज आर नाउ होपफुल कि भाई आने वाला टाइम में जो फेस्टिव डिमांड रहेगा उसमें काफ़ी अच्छा डिमांड हो सकता है, मतलब फेस्टिव सीजन जो रहेगा उसमें काफ़ी अच्छा डिमांड हो सकता है कंज्यूमर्स का, तो दे आर होपफुल इन दैट केस। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मनी ई गेमिंग कंपनीज फेस 45,000 करोड़ टैक्स डिमांड। एक्चुअली न्यूज़ क्या है कि जो ई गेमिंग कंपनीज है उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटीज़ आ रहा है। क्या लाइबिलिटीज़ आ रहा है, अभी तो क्या हुआ, जो लेटेस्ट जो ई गेमिंग अमेंडमेंट है उसमें गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि भाई 28% अक्रॉस एवरी गेम, बी इट गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ लक, जो भी गेम हो, गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस, जो भी लक हो, जो भी गेम हो, उसमें आपको है 28% जीएसटी पड़ेगा। बट पहले क्या था, पहले ये था कि 18% गेम ऑफ स्किल में था, 28% गेम ऑफ चांस में था। अब कई सारी कंपनीज जो है वो अपने गेम को गेम ऑफ स्किल दिखा रहे थे अनलेस गेम ऑफ चांस। तो अब क्या हुआ, उन्होंने जीएसटी के हिसाब से भरा, उन्होंने जीएसटी 18% के हिसाब से भरा। टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि नहीं, आपका ये गेम ऑफ चांस है, आप इसको 28% के हिसाब से भरो। तो इसके कारण क्या हुआ, एडिशनल वो 10% का आपका डिमांड लाइबिलिटी आ गया, दैट इज़ अराउंड 45,000 करोड़। तो इसके कारण जो है
ये कंपनीज़ को भी लाइबिलिटी फेस करना पड़ सकता है। देखिए अब से जो है वो तो 28% होगा, बट इसके पहले गेम ऑफ स्किल है कि चांस वो तो एक बड़ा डिस्प्यूट पे रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, हाउ मेडिकल कमीशन जेनरिक पुश में इम्पैक्ट कंपनीज। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों कि नेशनल मेडिकल कमीशन ना, इन्होंने ये चीज़ सजेस्ट किया है कि इन्होंने ये चीज़ इनफैक्ट डायरेक्टिव इशू किया है कि कोई भी डॉक्टर आज के बाद जेनरिक ड्रग के अलावा कोई ऑफ़र नहीं करेगा, मतलब कोई प्रिस्क्राइब नहीं करेगा अगर उस ड्रग का जेनरिक ड्रग अवेलेबल है तो। अगर आप करते हो तो आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा और आप पे एक्शन, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब डॉक्टर्स और एसोसिएशंस जो है इस चीज़ के लिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस चीज़ को लेकर थोड़ा कंसर्न रेज कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो ये जो रूल एप्लीकेबल करा रहे हो इससे कई सारे बेनिफिट्स भी है तो कई सारे प्रॉब्लम्स भी है। आइए हम देखते हैं बेनिफिट्स और कंसर्न्स क्या क्या है इनका। बेनिफिट्स ये है कि ऑब्वियसली ट्रीटमेंट ऑफ, जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो कम हो जाएगा। ट्रेड जेनरिक्स का प्रमोशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उनका ट्रेड ज़्यादा होगा, और ट्रेड ज़्यादा होगा तो इंडस्ट्री बूम करेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, उनका सर्वाइवल ज़्यादा होगा। और एनफोर्समेंट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि जेनरिक ड्रग्स को बोला जाता है कि लोग क्वालिटी में थोड़ा लैक करते हैं। आपने देखा होगा कि भाई हम लोग जब भी बाहर सप्लाई करते हैं देश वगैरह में, इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इंडिया को, तो हम भी जब भी बाहर सप्लाई करते हैं तो बस एक कंसर्न हमारे ड्रग्स को लेकर रहता है, दैट इज़ क्वालिटी। इंडिया का ये चीज़ बोला जाता है कि भाई क्वालिटी ऑफ ड्रग्स इज स्टिल अ कंसर्न फॉर इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है वो जो कि सुधर सकता है। अभी भी कंसर्न्स क्या है, ऑब्वियसली क्वालिटी इम्प्रूव होने, आई मीन टाइम लगेगा, होते से होगा। बट अभी क्या है, ड्रग का क्वालिटी ऑलरेडी बहुत ख़राब है। तो अगर आप अभी से ड्रग्स, जो जेनरिक ड्रग्स है उसको मैंडेटरी कर दोगे तो ड्रग्स को क्वालिटी, ख़राब क्वालिटी का ड्रग्स अगर मार्केट में जाएगा तो इफेक्ट करेगा हेल्थ को। पेशेंट का सेफ्टी और रिकवरी एक चैलेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आर्बिट्री ट्रेड मार्जिन्स और एक डायलेमा फॉर डॉक्टर्स। डायलेमा फॉर डॉक्टर्स ये चीज़ क्या बोल रहे हैं कि भाई जो डॉक्टर्स, जिनको ये चीज़ है कि भाई जेनरिक ड्रग, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जेनरिक ड्रग इस ट्रीटमेंट पे काम करेगा कि नहीं करेगा, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई वो क्या सजेस्ट करे अपने पेशेंट को। देखिए जेनरिक ड्रग और कोई भी एक स्पेशल ड्रग, स्पेशल एज इन कंपनी के द्वारा सेम ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं बट वो जेनरिक में भी अवेलेबल है, लेकिन डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि उसे आपको नॉन जेनरिक वो कोई पर्टिकुलर ब्रांड का रेकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनका कट रहता है, केमिस्ट भी वही ड्रग को पुश करता है क्योंकि उनका भी कट रहता है। इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए पता है क्या चीज़ है, आप जनरली जब कोई मेडिसिन डॉक्टर से लेते हो, डॉक्टर ज़रूर ऐसा मेडिसिन देगा आपको, हो सकता है अगर वो नॉन जेनरिक हुआ तो, कि आप उसके सिर्फ बगल के स्टोर से खरीद सकते हो या थोड़े बहुत आसपास के स्टोर से खरीद सकते हो। या कई सारे डॉक्टर्स तो अपना खुद का एक स्टोर, मेडिकल स्टोर खोल के रख देते तो उसी मेडिकल स्टोर में मिलता है। भाई क्यों? अगर ये जेनरिक है तो आपको तो पूरे उसमें मिलना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर ब्रांड का सजेस्ट कर देते हैं और आपको ये चीज़ बोल देंगे कि भाई आप इसी ब्रांड का लेना, नहीं तो फिर आपको ये ट्रीटमेंट काम नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को लेके थोड़ा कंसर्न दिखाया गया है, थोड़ा कंसर्न नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा जो है बोला गया है। तो अब इस पे देखते हैं आगे क्या एक्शन होगा। बट कई सारे जो हेल्थ एक्टिविस्ट है उस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करे, कई सारे डॉक्टर्स ने अपना काफ़ी सारा कंसर्न रेज किया। मैंने आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझा दिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आरबीआईज शॉक इंक्रीमेंटल सीआरआर मूव टू स्पर ट्रांसमिशन टू डिपॉजिट्स। देखिए न्यूज़ क्या है दोस्तों कि आरबीआई ने अभी अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई ठीक है, हम अपना रेपो रेट तो सेम रख रहे हैं बट हम अपना सीआरआर जो है, जो कि अभी 4% के आसपास है, टू बी एग्जैक्ट 4.5% है, उसे हम बढ़ा के आपका जो भी डिपॉजिट आया है मई 18 से लेकर जुलाई 31 के बीच में, ऐसा कुछ उन्होंने डेट लिखा है, जुलाई 28 या जो भी का डेट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका जो भी डिपॉजिट आया है इन टाइमलाइन के बीच में, आपको उस डिपॉजिट पे एडिशनल 10% सीआरआर मेंटेन करना है। दैट इज़ 4.5% तो आप करोगे बट एडिशनल 10% और करना है। तो अब बोला जा रहा है कि भाई लिक्विडिटी सिस्टम में ये जो आरबीआई का जो स्टेप है, ये कुछ रीजंस के कारण आया है। क्या रीजंस है? लिक्विडिटी जो है सिस्टम में अचानक से बढ़ गया। क्या रीज़न है उसका? कि भाई एक तो आपने 2000 का नोट बंद कर दिया। 2000 का नोट अगर देखा जाए तो 3-3.5 लाख करोड़ के आसपास था, उसको आपने सिस्टम में लेके आ गया तो ऑब्वियसली आपके पास डिपॉजिट ज़्यादा बढ़ गया होगा। डिपॉजिट ज़्यादा बढ़ गया तो लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ गया। फिर उनका ये चीज़ कहना है कि भाई जीएसटी कलेक्शन अचानक से इतना बढ़ गया, अचानक से तो नहीं बट हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी से इतना जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया तो उसके कारण भी सिस्टम में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा आ गई, क्योंकि जीएसटी के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सब एक नंबर पे होंगे। फिर उसका ये चीज़ कहना है कि भाई आरबीआई ने ना
कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का कहना है कि भाई आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को मेनली टारगेट किया। देखिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का दोनों का मर्जर हुआ, बट एचडीएफसी लिमिटेड को अपने डिपॉजिट पे सीआरआर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जैसी एचडीएफसी बैंक ने अक्वायर किया है, तो भाई अब अगर ये एक्विजिशन हो गया है तो इस एक्विजिशन के लिए एचडीएफसी बैंक को कुछ टाइप का मोरेटोरियम दिया गया था। अब एचडीएफसी बैंक जब ये डिपॉजिट्स को अक्वायर कर लेगी तो उस पर आरबीआई चाहता है कि भाई सीआरआर मेंटेन्ड हो। हालांकि ये कहना बहुत ही बहुत ही वैसा है कि बहुत माइक्रो फोकस रहेगा आरबीआई का अगर आरबीआई ऐसे स्टेप ले रही हो, तो मेरे हिसाब से तो आरबीआई ऐसा नहीं करेगी। मैक्रो लेवल पर देखा जाए तो हाँ, सिस्टम में लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ गया है, तो उसके कारण ये चीज़ हो सकता है। क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक का अगर लिक्विडिटी कंट्रोल कर लेंगे तो उसके कारण बाकी बैंक को पनिश नहीं करेंगे। क्या लगता है आरबीआई को कि भाई आरबीआई के एक स्पेशल बैंक के लिए रूल नहीं निकाल के इस चीज़ को अमेंड कर सकती है? आराम से कर सकती है। तो आरबीआई ये चीज़ को एचडीएफसी बैंक को तो टारगेट नहीं करेगी, बट हाँ आरबीआई ओवरऑल सिस्टम में लिक्विडिटी को सक करना चाहती थी। लिक्विडिटी क्यों सक करना चाहती थी? देखिए सिस्टम में जितना लिक्विडिटी होगा क्या होगा, बैंक्स और दिल खोल के लोन देंगे। दिल खोल के एज एन कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे लोन। कम इंटरेस्ट पे लोन पे देंगे तो सबके पास पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या, सब डिमांड करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेगा तो प्राइस ज़्यादा करेगा। सो ओवरऑल सब चीज़ एक ही घूम फिर के आता है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। आई होप ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि न्यूज़ तो देखिए एक छोटा सा पार्ट है, मेरे को मेन मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, एंड फिर उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आरबीआई और बाकी सारे अथॉरिटीज़ कैसे कर रहे हैं वो चीज़ डिस्कस करने में आपको एक कोरिलेशन अच्छा बैठने से अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो ये न्यूज़ क्या बोल रहा है कि भाई जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है ये डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाएगा। ऑब्वियसली बढ़ाएगा। देखिए डिपॉजिट रेट क्या है, तो लेंडिंग रेट्स को भी बढ़ाएगा। क्यों? जब आपके पास इंक्रीमेंटल सीआरआर आ जाएंगे, जब आप लोन देना चाहोगे तो आप उस पर हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे। भाई पहले मेरे पास 100 रुपया था मान लो देने के लिए, अब मेरे पास 90 रुपये देने के लिए, तो अब मैं वो जो 90 रुपया मेरे को उतना ही प्रॉफिट कमाना है जितना मैं वो 100 रुपये में कमाता। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, मैं इंटरेस्ट रेट ही रेस करूँगा। तो आप जब इंटरेस्ट रेट रेस करोगे तो ऑब्वियसली आपको कौन सा इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट भी रेस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेके एक ये आर्टिकल है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, रेलवेज प्लान्स पीएलआई स्कीम फॉर ट्रेन पार्ट्स। देखिए ट्रेन के लेके गवर्नमेंट जो है काफ़ी काफ़ी एक्साइटेड है कि भाई हम ट्रेन्स का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सब इंटरनल करे। उसके लिए गवर्नमेंट जो है पीएलआई स्कीम रेलवेज जो है लेके आना चाहती है। सो रेलवे इज़ ऑन ट्रैक टू कट इम्पोर्ट्स, पीएलआई फॉर रोलिंग स्टॉक टू फोकस on curbing import of critical train parts, push for localizing and import substitution, target Vande Bharat, making Vande Bharat train completely in India। देखिए मैं ये न्यूज़ की जिस्ट को पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये आप हेडलाइन से भी पढ़ सकते हो, राइट, बट इसके अंदर की डिटेल्स अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपको न्यूज़ समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं ये सब न्यूज़ को कवर ज़रूर करूँगा, नहीं तो वो फिर 100% कवरेज नहीं रहेगा, बट क्योंकि ये बहुत सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाला न्यूज़ हो जाता है तो इसको मैं ऐसे कवर कर रहा हूँ कि भाई आपके जो समरी न्यूज़ है उसको कवर कर ले रहा हूँ। रही बात ये पीएलआई स्कीम के बारे में, तो मैंने आपको पीएलआई स्कीम के बारे में पहले भी बताया है। क्या है ये स्कीम? गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर रही है, जिसको गवर्नमेंट जो है चाहती है कि भाई इंटरनल हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो और इंटरनली इस चीज़ का डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा हो। वो सब इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, जैसे कि कई सारे इंडस्ट्रीज़ है, अभी ऑटोमोबाइल है, सोलार है, मतलब भरे पड़े सारे इंडस्ट्रीज सारे। तो इस पे क्या है, अब गवर्नमेंट जो है पीएलआई स्कीम को ट्रेन पार्ट्स के लिए भी लेके आ रही है, सो दैट हम ट्रेन पार्ट्स भी जो है इंपोर्ट करना वो कर दें, कम कर दें, और 6% तक इंक्रीमेंटल जो टर्नओवर रहता है, कोई भी मान लो आज के डेट में ट्रेन मैन्युफैक्चरर है तो वो 10,000 करोड़ का अगर ट्रेन पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, आने वाला टाइम में मान लो वो 11,000 करोड़ का करने लग गया, तो वो 1,000 करोड़ का 6% जो है उसको एज एन इंसेंटिव दे दिया जाएगा अंडर पीएलआई। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट अब्रॉड लुक टू मॉडल ऑन इंडियाज लैंडमार्क डेटा लॉ। देखिए जो बाहर के कंट्रीज़ के जो लॉ अथॉरिटीज़ है वो इंडिया के जो डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा बिल जो है डीपीडीपी जिसको बोल रहे हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं। काफ़ी ज़्यादा उन लोग ने ये चीज़ बोला है कि भाई इंडिया वी आर वेरी कीन टू सी दैट इंडिया being one of the largest largest country with the population, तो वो कैसे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, इतने बड़े
कंट्री का इतना जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो वो कैसे इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगी, उनके डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। तो कई सारे कंट्रीज़ जैसे कि नॉर्वे ने बोला है, साउथ अफ्रीका ने बोला है कि हम कोई कोई अमेंडमेंट तो इनका जो है एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। बहुत लोगों ने ये चीज़ बोला है कि भाई चिल्ड्रन का जो इन्होंने डेटा प्रोसेस करने का जो अधिकार नहीं दिया है और काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा है, उस चीज़ को तो हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस चीज़ के चर्चे हो रहे हैं आज के डेट में, इंडिया की जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसके बारे में। बोला जा रहा है कि भाई डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो उनका जो फंक्शन है उस पे मेन डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भाई ये बोर्ड क्या करेगी क्या नहीं। मैंने आपको कई बार बताया कि फंक्शन ये बोर्ड की क्या रहेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट को कोई चीज़ को ये अगर गवर्नमेंट को सजेस्ट कर देता है बोर्ड कि भाई इस चीज़ को हटा देने के लिए, डेटा को हटा देने के लिए इंटरनेट से, तो डेटा हट जाएगा। ये जो है गवर्नमेंट को कई सारे टाइम टू टाइम एक्शन सजेस्ट करेगा और गवर्नमेंट उसके बेसिस पे एक्शंस लेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बोर्ड का फंक्शन होना। सो फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इंटेंशन ऑफ दिस बिल, तो इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। ये पर्टिकुलर 16 अगस्त के न्यूज़ के लिए इतना ही। मैं अगेन आपको ये चीज़ अश्योर कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं बैकलॉग लेके आते जा रहा हूँ, मैं सारे बैकलॉग्स आपके धीरे धीरे करके क्लियर कर दूँगा। बस आप पेशेंस रखिए और सारी न्यूज़ को एक एक करके कवर करते रहिए। सेम डे के न्यूज़ सारे कवर होंगे, बैकलॉग्स भी सारे क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक 2 या 3 दिन और बचा है, तो मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा, सो दैट हमारा पिछला सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप बस सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहिए, कोई भी वीडियो स्किप मत करिए, चाहे वो पुराने डेट का भी क्यों ना हो।